हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आपको फिर से हमारे अगली वाली वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सिर्फ वीडियो देख लेने से भी आपके एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चंस में आराम से इजीली आप लोग लिख सकते हो। तो इस पर हम बात करेंगे। तो ज़रा ध्यान से बस वीडियो को देख लेना तो भी बहुत सारा काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान से चैप्टर है, जिसे पीछे भी आप पढ़े भी हो। और बहुत ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, लेकिन थियरी भी। तो थियरी वाले पार्ट को भी आप पढ़ लोगे तो भी आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। तो एटम्स और न्यूक्लियस से रिलेटेड जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर 13, उस पर फिजिक्स के उस पर बात करेंगे। तो हम न्यूक्लियस पे स्पेशली बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने ही जो है इसी एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के डिस्कवरी करी थी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने पहली बार जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो इसके बारे में जानते हैं हुआ क्या था। तो देखें, रदरफोर्ड ने क्या किया था। अ, ये रदरफोर्ड ने जो है वो लिया था BI-214 या रेडॉन का, वहाँ से निकलने वाला अल्फ़ा पार्टिकल्स लिया। और अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या किया, गोल्ड फॉइल पर, एक थिन गोल्ड फॉइल था, ये मान लेते हैं थिन फॉइल गोल्ड फॉइल है, तो उस पर क्या किया, बम्बार्डमेंट करवाया, स्ट्राइक करवाया। तो जब स्ट्राइक करवाया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन, अल्फ़ा पार्टिकल्स के पाथ का ऑब्जर्वेशन किया, पीछे स्क्रीन लगा दिया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दिया था। और उस स्क्रीन पर जब वो अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब जो चमक रहे थे, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स जब चमक रहे थे, तो उस पर उन्होंने स्टडी किया। एक बार देखिए, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और ये थिन गोल्ड फॉइल है। तो गोल्ड फॉइल के ऊपर जब स्ट्राइक करने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स के डिफरेंट डिफरेंट पाथ उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए कि किधर से अल्फ़ा पार्टिकल्स गए। तो ज़रा देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स का हम दूसरे जगह दिखाते हैं किन 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 रास्तों से गए। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स इधर सीधे निकल गए थे। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये एटम के बारे में अगर दिखाएं तो ये एटम के स्ट्रक्चर, अगर तो अल्फ़ा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे से निकल गए थे। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि बहुत सारा जो है एटम के अंदर बहुत सारा खाली जगह है। फिर और उन्होंने कहा था कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री पर कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो गए थे, यानी अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएटेड हो गए थे। यानी कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो सीधे न जा करके थोड़ा सा इधर उधर मुड़ गए थे। क्लियर है। लेकिन बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल, 10,000 में से कोई एक या दो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वापस अपने पास पे रिटर्न हो गए, यानी गए और वापस आ गए। तो कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो वापस आ गए। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि जो, यानी कि उन्होंने कहा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो पूरे एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड है। जब देखिए, अगर हम आपको फिगर बना के दें तो ये देखो, मान लेते हैं कि ये एटम है। तो एटम का जो सेंटर है, यहीं पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने बोला कि सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे है। इसी सेंटर को उन्होंने कहा लगभग सारा पॉजिटिव चार्ज, और उन्होंने कहा कि इंटायर मास, नियरली इंटायर मास, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि लगभग इंटायर मास जो है ना एटम का सेंटर पे है। बाकी एटम के चारों तरफ बहुत सारा खाली जगह है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो आई होप की बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, इसमें यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है। एट यानी कि न्यूक्लियस, तो यही जो सेंटर जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज था, उसी को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा क्या, न्यूक्लियस है। तो इससे रदरफोर्ड ने पहली बार हमें न्यूक्लियस पे, यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने हमें पहली बार न्यूक्लियस के बारे में बताया। ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल्स के पैटर्न्स पे थोड़ा सा और देखें। तो अल्फा पार्टिकल्स का जो पैटर्न था, अल्फा पार्टिकल्स, ये देखें ज़रा, ग्राफ बनाए हम अल्फा पार्टिकल्स का। तो अल्फा पार्टिकल्स का ये देखो, अगर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो जब स्कैटर एंगल, यानी कि जीरो एंगल पर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे जीरो एंगल यानी कम एंगल पर डेविएट हुए थे। बाकी जो एंगल, जैसे जैसे ये देखो इधर एक्स एक्सिस पर एंगल बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, बहुत ही कम हो रहे थे। यानी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है ना बिना डेविएशन के जा रहे थे, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो डेविएशन जा रहे थे। यानी एंगल जो स्कैटरिंग एंगल था अगर बढ़ रहा था, तो यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, घट रहे थे। तो ये ग्राफ हो गया, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए है ऊपर, और ये एक्स एक्सिस पर अगर रखें, तो एक्स एक्सिस पर अगर ग्राफ को बनाए
तो एक्स एक्सिस पर ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिविशन, यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वैसे घट रहे थे। तो ये ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ से आप आराम से समझ सकते हो। तो इस तरह से न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें जानकारी मिलती है न्यूक्लियस के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस की जानकारी हुई रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे आपको फिगर में सामने दिख रहा होगा कि इसमें जो है ये देखिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को दिखाया गया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व करते हुए उनको इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। इस मॉडल को हम लोग प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, जैसे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो इसलिए इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहते थे। और इस मॉडल से पहली बार इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया। तो आई होप कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स रहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, अगर देखें हम बात करेंगे ज़रा अल्फा पार्टिकल इज़ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब जरा देखिए अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी करें तो जो अल्फा पार्टिकल था, जो अल्फा पार्टिकल यूज किया था इन्होंने, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल होता है ना वो न्यूक्लियस होता है किसका, हीलियम का, यानी 2He4 डबल प्लस चार्ज, यानी डबल प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या था कि जैसे जो एटम था हमारा, एटम पर मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम एटम पर जो है, तो देखा जाए अब ज़रा देख लेते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में। एक्सपेरिमेंट में ज़रा देखें तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्हीं के जो शिष्य थे, रदरफोर्ड के शिष्य थे गाइगर और मार्सडन, इन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया। तो दोनों के ही एक्सपेरिमेंट में ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो ये जो रदरफोर्ड का जो सोर्स पार्टिकल था, उन्होंने रेडान लिया था, यानी कि रेडान 86 आर्यन 220 रेडान को लिया था, जहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला था। और जो गाइगर और मार्सडन थे उन्होंने बिस्मथ को लिया था, यानी 83 BI 214 से निकले हुए अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया था। ये ध्यान रहे, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल कहाँ से लिया था, रेडान से लिया था। रेडान 86 आर्यन 222 से निकलने वाला अल्फा पार्टिकल को लिया था। जबकि जो गाइगर और मार्सडन थे, इन्हीं के शिष्य थे, रदरफोर्ड के ही शिष्य थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें जो है बिस्मथ का, यानी कि 83 BI 214 का इस्तेमाल किया था। इससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया था। अब रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का स्पीड था वो 10⁴ मीटर पर सेकेंड था, अल्फा पार्टिकल का स्पीड। जबकि इन्होंने जो लिया था इसका अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड था 1.6 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कुछ ज़्यादा ही स्पीड था। अब थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल की बात करें तो 10⁻⁻6 मीटर था रदरफोर्ड ने जो यूज किया था गोल्ड फॉइल। जबकि जो गाइगर और मार्सडन ने यूज किया उसका 2.1 × 10⁻7 मीटर, यानी कि और भी पतली जो है थिन फॉइल लिया था। इस तरह से गाइगर और मार्सडन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था और रदरफोर्ड ने, उन्हीं के शिष्य थे। तो उन दोनों का एक्सपेरिमेंट और भी ज़्यादा बेहतर था थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने जो स्पीड था 10⁻6 मीटर, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल 10⁻6 मीटर इन्होंने लिया था, उन्होंने थिकनेस 2.1 × 10⁻7 मीटर लिया था। स्पीड भी ज़्यादा थी अल्फा पार्टिकल्स की। तो इस तरह से इन्होंने रेडान से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को लिया था, उन्होंने बिस्मथ यानी कि 83 BI 214 का लिया था। तो ये था दोनों के एक्सपेरिमेंट का। मेन फोकस पे हम चलते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, उस पर बात करेंगे कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना था। न्यूक्लियस के साइज़ पे डिपेंड करता है हर चीज़। तो न्यूक्लियस का साइज़ कितना है उसको ज़रा देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। न्यूक्लियस का साइज़ पता करने के लिए हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आता है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये हमें बताता है न्यूक्लियस के साइज़ को। तो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? एक्चुअली जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है
जो अपने पाथ से वापस रिटर्न आने वाला है। ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है लेकिन न्यूक्लियस के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी खुद क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जब जाएगा तो वापस ये न्यूक्लियस इसे रिटर्न कर देगा। क्लियर है? वापस न्यूक्लियस क्या करेगा, इसे रिटर्न कर देगा, यानी कि रिपेल करेगा। तो ये देखिए, ये इधर न्यूक्लियस की तरफ ये गया और वापस फिर वहाँ से वापस रिटर्न आ गया। तो जहाँ तक ये गया, यानी कि मिनिमम जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से इस अल्फा पार्टिकल की थी, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि वो डिस्टेंस जहाँ तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से रिटर्न होने से पहले पहुँचा है, न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल की जहाँ तक वो पहुँचा रिटर्न होने से पहले, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल अप टू विच इट रीचेस टू द न्यूक्लियस आफ्टर rebounding from the nucleus, after returning back on the same path is known as distance of closest approach। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस आफ्टर बिफोर रिटर्निंग ऑन इट्स ओन पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है? यानी कि न्यूक्लियस की तरफ गया और वापस रिटर्न होने से पहले जहाँ तक वो पहुँचा था न्यूक्लियस से, वो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वही न्यूक्लियस है, उतना डिस्टेंस तक न्यूक्लियस है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम ज़रा देखें तो इसको डेरिवेशन करते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो सकता है। ये डिस्टेंस जैसे यहाँ पे दिखा रहा है रीबाउंड करके, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस के पास की तरफ गया है, वापस मुड़ करके आया है ये अल्फा पार्टिकल। तो ज़रा देखा जाए, अल्फा पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा उस समय उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है? और जब यहाँ पे ये गया होगा तो यहाँ पे रुक गया होगा थोड़ी देर के लिए। जब यहाँ वापस ये गया होगा यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये रुक गया होगा, फिर उसके बाद फिर से वो आपस को मुड़ा होगा। क्लियर है? यानी कि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ऑल द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो इस तरह से सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। यही है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे सिंबलिक रूप से R0 R नॉट, द अल्फा पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। उस समय क्या होगा, यानी अल्फा पार्टिकल जैसे गया तो जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जाएगा वहाँ रेस्ट पे चला जाएगा। एट दिस पॉइंट और डिस्टेंस the kinetic energy of alpha particle is completely converted into electric potential energy or electrostatic potential energy of the system। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, काइनेटिक एनर्जी रही होगी 1/2 mv², ये रही होगी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होता है, Q1 Q2 अपॉन R। ये दो, अगर Q1 Q2 दो चार्जेज हो तो उनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फार्मूला क्या होता है, K/Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है? अब देखिए, तो ये हो गया 1/2 mv², यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें तो 1/2 mv² हो गया। अब K की वैल्यू तो 1/4πε0। Q1 की जगह पे ज़रा देखें तो अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 चार्ज होता है। यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज तो 2e, कितना चार्ज हो जाएगा, 2e इंटू न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा, न्यूक्लियस मान लेते एटम है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा तो एटॉमिक नंबर के बराबर जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही होंगे। Z पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा इंटू E, तो ZE के बराबर। तो 2e इंटू E यानी Q1 और Q2 अपॉन R²। तो R की जगह पे R0 स्क्वायर नहीं होता, अपॉन R होता है। इस तरह से 1/4πε0 और ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2ZE², 2 इंटू ZE, तो कितना हो जाएगा 2ZE²। कितना हो जाएगा, 2ZE² हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम जब सॉल्व करेंगे KQ अपॉन, क्या हो गया, Q1 की जगह हो जाएगा 2e यानी अल्फा पार्टिकल का, और Q2 की जगह पर हो जाएगा, Q2 की जगह पर हो जाएगा हमारा ZE हो गया अपॉन R0। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 1/4 2ZE² अपॉन R0। यहाँ से हमें क्या करना है, R0 को कैलकुलेट कर लेना है। किसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, R0।
तो ज़रा देखिए आर नाट को मैं यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाकर इधर इस साइड में कर दूंगा, तो आर नाट इक्वल टू आ जाएगा 1/4 2 ZD अपन ये इसको यहाँ कर दिया। इस तरह से ये आ गया हमारे आर नाट की वैल्यू, ये हो गई हमारे आर नाट की वैल्यू। क्लियर? ये हो गया कि आर नाट इक्वल टू 1/4 2ZE² अपन 1/2 MU²। MU मतलब जो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी U। तो इस तरह से ये आ गया हमारे आर नाट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है ना, यानी कि ये मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है। हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस का रेडियस हो सकता है, न्यूक्लियस का इतना रेडियस हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़े तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर और भी बातें कर लेते हैं, डिस्कशन थोड़ा सा क्या कि द न्यूक्लियर डेंसिटी। अब कुछ बातें कर लेते हैं। द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर। अब जो न्यूक्लियर डेंसिटी, अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी हम निकालते हैं तो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि जैसे कि चाहे यूरेनियम, थोरियम या फिर कोई भी छोटा भी एटम है, फॉर एग्जांपल हीलियम का ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, किसी का भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो लगभग सेम रहती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? सो ऑल द न्यूक्लियाई पोजेसेस नियरली द सेम डेंसिटी। द न्यूक्लियर डेंसिटी हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू। न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। सच हाई डेंसिटीज आर फाउंड इन वाइट ड्वार्फ स्टार्स विच कंटेन मेनली न्यूक्लियर मैटर। कह रहा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू। न्यूक्लियर डेंसिटी तो बहुत ही ज़्यादा होती, बहुत हैवी। कह रहे ऐसी जो डेंसिटीज़ होती हैं कुछ ऐसे वाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ऐसे तारे होते हैं, ऐसे जो सफ़ेद तारे होते हैं जिन्हें हम वाइट ड्वार्फ स्टार्स बोलते हैं, सफ़ेद तारे होते हैं, उन्हीं में मेनली पाई जाती है इतनी डेंसिटी वाली, क्योंकि वो न्यूक्लियर मैटर से बने हुए रहते हैं। जो वाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो वाइट ड्वार्फ छोटे छोटे होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मैटर से बने होते हैं, तो उनमें इतनी डेंसिटी पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, या फिर न्यूक्लियस में पाई जाती है। द न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर डेंसिटी जो है ना पूरे न्यूक्लियस में एक समान नहीं होती है। इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, एंड डिक्रीजेज ग्रेजुअली एज मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर पर जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वैसे वैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर थोड़ा सा जाते हैं हम, तो डिस्टेंस यानी कि एजेस की तरफ न्यूक्लियस के आते हैं जब, तो उसकी जो डेंसिटी होती है थोड़ी सी कम होती जाती है। न्यूक्लियर रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एट विच द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिक्रीजेज टू 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर। कह रहे न्यूक्लियर रेडियस की बात करें, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से वो डिस्टेंस होती है विच द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिक्रीजेज टू 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कह रहे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है सेंटर पे क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। सेंटर पे जो होती क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, तो ये देखा जाए तो सेंटर पे जो है न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम होगी और किनारों पे जाते जाते होती है। तो हम रेडियस कितना है जहाँ पर उसकी डेंसिटी थोड़ी सी 1/2 हो जाती है, 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम जो वैल्यू होती है डेंसिटी की उससे कम आधी हो जाती है, तो हम मान लेते हैं वही बाउंड्री हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस वही हो गई न्यूक्लियस की, मतलब वो डिस्टेंस हो गई। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस ये है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी एक समान लगभग होती है। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो सेंटर में डेंसिटी ज़्यादा होती है, बाहर में डेंसिटी कम होती है। ये डेंसिटी की वैल्यू इतनी हाई है। और इस तरह का मैटर कहाँ मिलेगा? से वाइट डॉर्फ स्टार्स कुछ होते हैं, ऐसे तारे होते हैं जिन्हें हम वाइट डॉर्फ स्टार्स बोलते हैं, वहीं पर ही इतनी डेंसिटी वाले मैटर मिलता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो न्यूक्लियस में कौन कौन सी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो न्यूक्लियस में मेनली एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी सारे न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन। कह रहे हैं न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन होता है
जो प्रोटियम होता है उसमें जो है सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। क्लियर है। प्रोटॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। प्लस चार्ज हो रहता है प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का। एंड मास इसका जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके मास से 1083 टाइम्स ज़्यादा होता है मास, 1083 टाइम्स लार्जर होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन इज ऑल्सो फंडामेंटल पार्टिकल विथ नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। एंड मास जिसका होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg, यानी ये 1840 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम ज़्यादा होता है। तो यानी कि इसका जो मास होता है प्रोटॉन से भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27, जबकि इसका 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो हल्का सा है, लगभग प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रॉन जो है ज़्यादा हैवियर होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कितने प्रोटॉन हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन अगर है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या 2 है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है क्योंकि उसमें 8 प्रोटॉन है। तो जितने प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में जितने होते हैं उसे में एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जबकि एटॉमिक जो मास नंबर है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। ए का मतलब हो गया जेड प्लस एन। ए का मतलब क्या हो गया? जेड प्लस एन। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कर दे तो मास नंबर ए आ जाता है। एटॉमिक मास यूनिट की बात करें AMU, ज़रा ध्यान दें, तो हम एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट AMU की बात कर रहे हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट की बात करें द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर, ये क्या होता है कि एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ द कार्बन C12। जो कार्बन C12 होता है उसके मास का 1/12 पार्ट होता है, यानी कि 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ C12। जो C12 कार्बन है उसके मास का 1/12 कर लेते हैं, तो इसका C12 है 12/6.023 × 10⁻23 ग्राम का 1/12 कर दिया, तो ये आता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो 1 AMU की वैल्यू जो है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ये याद कर लीजिए। 1 AMU की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 AMU की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1.66 इंटू 10⁻27 kg। 1.66 इंटू 10⁻27 kg। चलिए, तो ये कुछ बातों को आपने ध्यान दिया। ये था हमारे न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जिस पे आपको जानना था। अब साइज़ ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस का साइज़ कैसे वेरी करेगा, कैसे निकालेंगे हम लोग? तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो रेडियस है न्यूक्लियस का, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। एक्चुअली मास नंबर के क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर, यानी R इज़ प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। सो इट हम कहते हैं R इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो R0 इंटू A⁻1/3, जबकि R0 की वैल्यू जो होती है 1.2 इंटू 10⁻−15 मीटर होती है। वो हम अभी देखेंगे R0 की वैल्यू। तो ये है, तो R0 यानी कि एटॉमिक मास नंबर के, यानी कि जिसका मास नंबर ज़्यादा, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन का मास नंबर हो गया 16, और उसके बाद जो है क्लोरीन का मास नंबर हो गया करीब 35 के करीब 35.5। तो जिसका मास नंबर ज़्यादा उसका रेडियस क्या होगा? ज़्यादा, उसके क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मास नंबर ज़्यादा तो जो रेडियस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो R इज इक्वल टू R0
तो ये आ जाएगा आपका। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। Nucleus does not have a sharp or well defined boundary. However, the radius of the nucleus can be given by r is equal to r naught a to the power 1 by 3, या a के पावर 1 by 3 है। r naught की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर होगा, यहाँ 5 लिखा है, ध्यान रहे। 10⁻15 मीटर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। विच इज़ द सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, ये आर नाट की वैल्यू सारे न्यूक्लियाई के लिए सेम होगा। एंड ए इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, ए जो है किसी न्यूक्लियस का जो है मास नंबर होगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेंजेस फ्रॉम 1 फर्मी टू 10 फर्मी मीटर। रेडियस जो होता है ना 1 फर्मी, 1 फर्मी का मतलब 1 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि मिनिमम जो होगा 1 फर्मी का मतलब 1.2 फर्मी, यानी 1 इंटू 10⁻15 मीटर तो मिनिमम होगा। और मैक्सिमम जो होगा 10 फर्मी मीटर तक, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 10 फर्मी मीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻15 मीटर, 10 इंटू 10⁻15 मीटर, ये न्यूक्लियस के साइज़ का रेंज है। मतलब 1 फर्मी मीटर से लेकर के 10 फर्मी मीटर तक का होता है। अब न्यूक्लियर वैल्यूम, अगर वैल्यूम निकालना हो तो हम लोग वैल्यूम निकालने के लिए जो फार्मूला 4/3πr³ निकालेंगे, क्योंकि स्फेरिकल हम मानते हैं। और स्फीयर का जो है स्फीयर के जो वैल्यूम होता है कितना होता है 4/3πr³। अब आर की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आर की जगह पर अगर हम पुट करते हैं पाई आर नॉट इंटू ए के पावर 1/3 का क्यूब, इस तरह से क्यूब करें तो आर नॉट क्यूब, इस तरह से ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ये 4/3 आर नॉट क्यूब इंटू ए के पावर 1/3 था, उसका क्यूब करूँगा तो ए हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो वैल्यूम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। क्यों? क्योंकि 4/3 और ये पाई आर नॉट क्यूब ये सब के सब कांस्टेंट है, सिर्फ ए ही है जो वेरिएबल होगा, क्योंकि मास नंबर क्या होगा। तो यानी कि जो वैल्यूम भी है डायरेक्टली, यानी कि जिस वैल्यूम न्यूक्लियस का जो वैल्यूम है बड़ा होगा, ज़्यादा होगा यदि मास नंबर ज़्यादा होगा। जिस एटम का मास नंबर ज़्यादा उसका न्यूक्लियस का वैल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? अब बात करें न्यूक्लियर डेंसिटी का, तो न्यूक्लियर डेंसिटी निकालते हैं तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो निकालना हो तो m जो होगा वो AMU में हो जाएगा, AMU मास निकालना है तो कितना होगा AMU, ए मास नंबर है, AMU यूनिट है 1, तो 1 होगा, जितना मास नंबर होगा उतने AMU हो जाएगा। तो A इंटू 1.66 इंटू 10⁻60, क्योंकि AMU की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻27 kg, जो अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, अभी बताया था कि ये मास हो गया। अब मास जो है, अब वैल्यूम कितना हो गया, अब ये भी हमने देखा था 4/3πr नॉट क्यूब इंटू ए। इस तरह से अगर डेंसिटी हम निकालेंगे तो डेंसिटी का फार्मूला आप जानते हो, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है मास अपान वैल्यूम। अब मास अपान वैल्यूम दोनों को, मास की वैल्यू और इसको वैल्यूम भी, मास ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 अपान इसकी वैल्यूम का वैल्यू निकालो तो 4/3π आर नॉट इंटू ए से ए कैंसिल आउट होगा, इसको बाकी ये सारे कांस्टेंट है, इनको सॉल्व करेंगे, इनको पुट करके इनकी वैल्यू को, तो वो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, ये आएगा 2.29 इंटू 10⁻17, 2.29 इंटू 10⁻17 kg/मीटर। और ये लगभग सारे न्यूक्लियस का, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का यही लगभग डेंसिटी होता है। कितना? 2.29 इंटू 10⁻17 kg/मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में ये 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम आ जाएगा मास उसका। तो ये है, ये बहुत ही ज़्यादा है, इतना डेंसिटी, बहुत हाई डेंसिटी होता है न्यूक्लियस का। तो इस तरह से न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में हम डिस्कशन किया। हमने देखा कि जो रेडियस होगा वो भी ए के डायरेक्टली क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी r इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3। वैल्यूम भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा तो मास नंबर के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। फार्मूला अगर वैल्यूम की बात करें 4/3π आर नॉट क्यूब इंटू ए। न्यूक्लियर डेंसिटी जो है बहुत हाई होगा और इसकी वैल्यू जो याद कर लीजिए 2.29 इंटू 10⁻17 kg/मीटर क्यूब हो जाएगा। ये था। अब हम आगे थोड़ा सा करेंगे मास एनर्जी रिलेशन।
तो हम अगली वीडियो में अभी आगे देखेंगे मास एनर्जी रिलेशन। थोड़ा सा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतना आप थोड़ा सा पढ़ लें।